गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज से हम नया चैप्टर नंबर 10 शुरू कर रहे हैं। इसके पहले हम करंट इलेक्ट्रिसिटी ये चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको जो टॉपिक्स दिए हुए थे वो सारे टॉपिक्स जो है वो आपको है, उसमें से कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में से सारे टॉपिक्स पढ़ना है। ठीक है, ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, इसमें से बोर्ड के लिए 10.2 और 10.3 यानी साइक्लोट्रॉन और हेलिकल मोशन, ऐसे दो टॉपिक से बोर्ड एग्जाम के लिए रिड्यूस किए गए हैं। ठीक है, बाकी सारे टॉपिक्स जो है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, और ये बड़ा चैप्टर है, इसमें 11th के कई सारे टॉपिक्स हैं, साथ में इसमें 12th के भी कई सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो इसमें से जो डिलीटेड है वो सिर्फ बोर्ड के लिए, एंट्रेंस के लिए वो टॉपिक एज इट इज है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा 10.2 एंड 10.3। नाउ अब हमारे चैप्टर का नाम क्या बता रहा है हमको? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं तो वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसके बारे में यहाँ पर अभी हमको जानना है। ठीक है, तो सबसे पहला है इसमें राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अब ये राइट हैंड थंब रूल जो है इसमें आपको ये कहना है, आपको ये इमेजिन करना है कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, ठीक है, करंट कैरिंग वायर जो है वो आपके हाथ में है। ठीक है, तो ये राइट हैंड थंब रूल के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक कंडक्टर शो करना है। ये जो मैंने राइट हैंड रूल यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये राइट हैंड रूल जो है ये हमारा पहले का राइट हैंड रूल है। ठीक है, ये राइट हैंड थंब रूल नहीं है, ये राइट हैंड रूल है। ठीक है, तो ये राइट हैंड रूल आपको यहाँ पर ध्यान में रखना। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल मैं इसके बाद में आपको यहाँ पर बताता हूँ। सिर्फ इमेजिन आपको ये करना है कि आपके जो 3 फिंगर है, ठीक है, दिस इज योर मिडल फिंगर राइट हैंड का, दिस इज योर थंब एंड दिस इज, ठीक है, ये कौन सा फिंगर है? ये आपका इंडेक्स फिंगर। ठीक है, तो आपको ये दिया है, आपके ये जो 3 फिंगर है, मिडल फिंगर, थंब और ये आपका इंडेक्स फिंगर, ये तीनों को आपने ऐसे रखना है कि ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसे आपको ध्यान में रखना है। स्ट्रेच द मिडल फिंगर, थंब and index finger such that they are mutually perpendicular to each other। ठीक है, तो अगर ऐसा है कि आपने 3 ये वाले फिंगर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा, देन यहां पे ये जो आपका थंब है ये क्या शो करेगा? मोशन ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, if thumb represent direction of motion of a conductor, यानी कंडक्टर जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है उसका मोशन। ये जो इंडेक्स फिंगर है ये क्या शो करेगा? if the index finger shows the direction of magnetic field, मतलब ये फिंगर क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब क्या शो करेगा आपको? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। देन ये जो आपका मिडल फिंगर है
ये शो करता है। देन द मिडल फिंगर ऑफ राइट हैंड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इफ द थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, दिस वन, इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एंड ये वाला फिंगर ये क्या शो करेगा? ये वाला फिंगर शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट। देन द मिडल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो ये हुआ हमारा राइट हैंड रूल जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर अभी हम जानेंगे, ये राइट हैंड रूल आपने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लेना है। ठीक है, अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या है ये अभी हमको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करिए, एक यहाँ पर क्या लिखिए, यहाँ पर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिखिए। ठीक है, यहाँ पर आपका ये थंब लिखिए। ठीक है, ये थंब होने के बाद में यहाँ पर जो है आप क्या करिए, आपके जो फिंगर्स है वो यहाँ पर ऐसे शो करें। लाइक दिस। ये मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया। ठीक है, ये फिगर ध्यान में रखिए कैसे आपको फिगर दिख रहा है। तो अब राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड रूल अलग है। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल अलग है। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल में आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है ध्यान में रखिए कि आप एक करंट कैरिंग वायर लीजिए। ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये आपने करंट कैरिंग वायर लिया और ये जो करंट कैरिंग वायर है इसको आपने ग्रैब किया। ठीक है, पकड़ के रखा आपने किस में, इन योर राइट हैंड। बट कैसे पकड़ के रखा है? विद द फिंगर्स कर्ल। ये जो फिंगर्स है ये कर्ल हो रहे यानी राउंड हो रहे इस कंडक्टर पे या इस वायर पे, और जो आपका थंब है ये आउटस्ट्रेच है बाहर की तरफ। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये करंट कैरिंग कंडक्टर लिया और करंट कैरिंग कंडक्टर राइट हैंड में लिया, जिसमें आपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल किया और थंब को क्या किया है, आउटस्ट्रेच किया हुआ। ठीक है, तो आपको ये कहा गया है कि अगर ये जो थंब है ये करंट का डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, अगर ये थंब जो है यहाँ पे ये अगर करंट का डायरेक्शन शो करता है तो ये जो कर्ल फिंगर है ये किसका डायरेक्शन शो करेंगे, ये जो कर्ल फिंगर है ये शो करेंगे किसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर ये थंब आपका करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है तो ये जो कर्ल फिंगर है ये किसका डायरेक्शन शो करेंगे, दे विल शो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, इमेजिन दैट ए करंट कैरिंग wire is grabbed with your right hand, with your right hand, ठीक है, with the thumb पॉइंटिंग, ठीक है, थंब पॉइंटिंग
इधर पॉइंट कर रहा है थंब, देखिए क्या शो किया है, थंब पॉइंटिंग in the direction of current, thumb pointing in the direction of current। ठीक है, ये देखिए थंब का जो डायरेक्शन है वो क्या है, थंब क्या शो कर रहा है, करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है। तो ये जो आपके कर्ल फिंगर है वो क्या शो करेंगे, देन योर कर्ल फिंगर्स, देन योर कर्ल फिंगर्स इंडिकेट, क्या इंडिकेट करते हैं कर्ल फिंगर, कर्ल फिंगर शो कर रहे हैं इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये यहां पर ध्यान में रखना है, दिस इज योर राइट हैंड थंब रूल। अब मान लीजिए मैंने ऐसे कर दिया थंब को नीचे की तरफ, ठीक है, तो ये थंब का अगर करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसा है, ठीक है, तो आपका फिंगर्स का अगर ऐसे है और थंब आपका नीचे के तरफ है, यानी करंट का डायरेक्शन नीचे होगा और बी का डायरेक्शन जो आपको ऐसे दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, वो क्लॉकवाइज चला जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि अगर आपने करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड में पकड़ के रखा, करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड में पकड़ के रखा, थंब का डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, तो कर्ल फिंगर का जो डायरेक्शन है वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है ना। अब इसके बाद में यहाँ पर अभी हम देखेंगे लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, लॉरेंट्ज नाम के साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन बनाया था, उसी इक्वेशन के बारे में अभी हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप एक चार्ज पार्टिकल लीजिए। ठीक है, आप एक क्या लीजिए, चार्ज पार्टिकल लीजिए और उसको मूव करवाइए, उसको मूव कराइए इन ए रीजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट। ऐसे रीजन में आप उस चार्ज पार्टिकल को मूव कराइए जितने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है। ऐसे रीजन में आपको चार्ज को क्या करना है, आपको चार्ज को क्या करना है, मूव कराना है। चार्ज पार्टिकल को आपने मूव कराना है जहां पर ऐसे रीजन में जहां पे दोनों फील्ड प्रेजेंट है। तो आपको ये दिया हुआ है, देन the net force experienced by the charge particle will be the sum of electrostatic force and magnetic force। ठीक है, और यही जो नेट फोर्स वहां पर एक्ट होगा, उसी नेट फोर्स को हम यहाँ पर कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक ऐसा रीजन यहाँ पे निकाल रहा हूं। ये आपका एक रीजन है, मान लीजिए इस रीजन में कुछ पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये कुछ पार्ट में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, और कुछ पार्ट में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है, कुछ पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ पार्ट में मैग्नेटिक। ये ऐसा रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक यहाँ पे मैंने चार्ज पार्टिकल लिया। ठीक है, ये आपका चार्ज पार्टिकल है और ये मैं इस रीजन में मूव कर रहा हूं। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल है और इसको मैं मूव करा रहा हूं विथ वेलोसिटी v। ठीक है, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है जब ये इन दोनों फील्ड में जब मूव करेगा, ठीक है, तो दोनों फील्ड इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएंगे।
तो देयरफॉर आपको ये कहा गया है कि जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल, ठीक है, जो नेट फोर्स यहां पर एक्ट होगा वो किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, प्लस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इन दोनों को आपने क्या करना है? मिला देना है। और यही जो नेट फोर्स है हम इसी को क्या कहते हैं? इसी नेट फोर्स को हम कहेंगे लॉरेंट फोर्स, जो यहां पर एक्ट होगा F में, ठीक है। ये हुआ हमारा लॉरेंट फोर्स, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं? से सबसे पहले मैं यहां पर ऐसे लिखूंगा कि जब हम चार्ज पार्टिकल को एक ऐसे रीजन में मूव करा रहे हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों भी प्रेजेंट है, ठीक है। यहां पर हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल moves in a region where electric field and magnetic field both are present. Electric field and magnetic field both are present. ऐसे रीजन में हम चार्ज को जब मूव करेंगे तो जो नेट फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पे एक्ट होगा, देन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल, नेट फोर्स जो चार्ज पार्टिकल पे एक्ट होगा वो लिखा हुआ है आपके पास में, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज दी सम ऑफ, ये क्या है? सम है। जो फोर्स इस पार्टिकल पे एक्ट हो रहा है नेट फोर्स, वो क्या है? सम है। किसका सम है? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फोर्स, दोनों का यहाँ पर सम करना है। सम ऑफ, यहाँ पर क्या आएगा? सम किसका करना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड यहां पर हम लेंगे मैग्नेटिक फोर्स। इन दोनों का अगर सम करेंगे तो इस पार्टिकल पे जो चार्ज एक्ट हो रहा है अब वो हमें नेट फोर्स जो है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये अभी हमने यहाँ पर लिखा फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है। तो यही जो नेट फोर्स यहाँ पर एक्ट हो रहा है, इसी नेट फोर्स को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड एज लॉरेंट्स फोर्स, ठीक है। यही जो नेट फोर्स यहाँ पर एक्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज लॉरेंट्स फोर्स, ओके। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? आगे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इक्वेशन, ठीक है। अभी हम लेते हैं इक्वेशन, निकालना है आपको इक्वेशन ऑफ लॉरेंट्स फोर्स लॉ, ठीक है। इसका इक्वेशन अभी हमको यहां पर बनाना है, लॉरेंट्स फोर्स लॉ। तो मैं ये कहूंगा कि मेरे पास में एक चार्ज है Q, ठीक है, मैं उसको मूव करा रहा हूं, ठीक है, मैं उसको मूव करा रहा हूं थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विथ वेलोसिटी v। मेरे पास में एक चार्ज है, मैं उसको मूव करा रहा हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में भी, और तब उसका वेलोसिटी क्या है? v है। तो मैं सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या लिखूंगा बताइए? कंसीडर ए चार्ज Q, ठीक है, मूव्स इन इलेक्ट्रिक field and magnetic field,
ठीक है, आपने एक चार्ज लिया और आप वो दोनों फील्ड में क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वेक्टर E और मैग्नेटिक फील्ड यानी वेक्टर B। ठीक है, और यहां पर विथ वेलोसिटी v। ठीक है, और उस समय पे आपका वेलोसिटी कितना है, v है। ठीक है, ओके। अब अगर आपने इस चार्ज को वेलोसिटी v के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया, अगर आपने उनको क्या किया, मूव किया, चार्ज को आपने क्या किया, चार्ज Q को आपने मूव किया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में अगर मूव किया, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, देन यहां पे आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पे एक फोर्स एक्ट होगा। तो यहां पर हम उसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पर होगा। ठीक है, वो रहेगा इज, वो क्या रहेगा आपका, इलेक्ट्रिक फोर्स Fe, दैट इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस चार्ज Q पे एक्ट होगा वो। ठीक है, और दूसरा यहां पे होगा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा और चार्ज Q। ठीक है, इस, ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या लेंगे हम, यहां पर Fm लिखेंगे। ठीक है, ये स्मॉल m भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स के लिए विच इज इक्वल्स टू आपका रिलेशन होगा Q V क्रॉस B, वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू चार्ज। ठीक है, तो ये आपका यहां पर नेक्स्ट फोर्स है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर। अब ये दोनों फोर्स जो है इसी चार्ज पे एक्ट हो रहे, तो इसी से आप नेट फोर्स निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q will be given by, क्या आएगा नेट फोर्स, फिर यहां पर आएगा नेट फोर्स F नेट इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स F नेट। ठीक है, ये ऐसे दो फोर्सेस हमें यहां पर लिखने पड़ेंगे। अब ये जो Fe है, ये Fe है जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसका वैल्यू क्या है, Q इंटू E, प्लस यहाँ पे ये मैग्नेटिक फोर्स क्या है, Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ठीक है, ये ऐसा है, यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है, कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा, वेक्टर E प्लस उसके बाद में वेक्टर V क्रॉस B। ठीक है, और इधर में आपका ये जो F नेट है, आप इसको F भी लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं, और यही जो F नेट है यही है आपका लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये आपका लॉरेंट्ज फोर्स का रिलेशन आया, इसी को आप कहिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा फोर्स लगाएगी चार्ज Q पे, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा चार्ज Q पे, ये डिपेंड है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है और चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है और यहाँ पे चार्ज पे कितना, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, इन दो चीजों पे डिपेंड करेगा आपका इलेक्ट्रिक फोर्स Fe।
ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है और चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? कंसीडरेशन क्या है? इलेक्ट्रिक, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या रहेगा बताओ? ये रहेगा, ये ध्यान में रखना है आपने, ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये डिपेंड है। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक फोर्स बनाया और इस मैग्नेटिक फील्ड ने मैग्नेटिक फोर्स बनाया। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इसका जो स्ट्रेंथ है इसका जो फोर्स जो है ये Fe, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपका जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किस पर डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा डिपेंड करता है ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने बनाया, दैट इज योर Fe, ये किन दो चीजों पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है और उसके साथ साथ चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक और चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, कि ये जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, ये जो आपका ये मैग्नीट्यूड है, ये जो है ये आपका वेक्टर फॉर्म में। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जो ये फोर्स है ये किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड v, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और चार्ज q पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो आपका लॉरेंट्ज फोर्स है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे? तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि ये जो आपका फोर्स है, लॉरेंट फोर्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी ये नेट फोर्स है, ध्यान में रखिए, F नेट फोर्स। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये वाला जो फोर्स है लॉरेंट फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी, डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी, डिपेंड्स ऑन चार्ज q क्रॉस प्रोडक्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट किसका? v और b का। तो मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, एंड फाइनली ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, कि नेट फोर्स यानी लॉरेंट फोर्स जो है वो किस पर डिपेंड करता है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर आगे में कुछ केसेस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्पेसिफाइड केसेस अभी हम यहाँ पर जानेंगे। तो अभी हमें यहाँ पर कुछ केसेस जाननी है। ये लॉरेंट फोर्स का रिलेशन है। ठीक है, और यही लॉरेंट फोर्स से
हमें यहाँ पर केसेस जाननी है और उसी केसेस से हमको पता चल जाएगा कुछ स्पेसिफाइड केसेस है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फोर्स के लिए है, ये ध्यान में रखना है, स्पेसिफाइड केसेस, ठीक है। सबसे पहला केस है कि जो आपका वेलोसिटी अगर ये पैरेलल रहेगा मैग्नेटिक फील्ड को, यानी जो चार्ज पार्टिकल है उसका वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड यानी वेक्टर बी, चार्ज पार्टिकल का मूव होने का वेलोसिटी वेक्टर बी, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या है, ये पैरेलल है, तो क्या होगा यहाँ पर, देन आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है वो जीरो हो जाएगा। आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है ये वाला जो Fm है ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। Fm यानी मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा अगर यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पे वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल का ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या है, अगर पैरेलल है, ठीक है। अब दूसरा रिलेशन ये दिया हुआ है कि अगर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी है ही नहीं, मतलब v का वैल्यू जो है वो मान लीजिए जीरो है, यानी चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज जो है वो स्टेशनरी है। चार्ज क्या है आपका, स्टेशनरी है, क्योंकि वो मूव ही नहीं हो रहा है। अगर चार्ज आपका स्टेशनरी है उस केस में भी मैग्नेटिक फोर्स क्या रहेगा, जीरो होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। तो ये हमेशा आपको ये दो केसेस ध्यान में रखनी है। और तीसरी केस ये ध्यान में रखना है कि चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, अगर ये कुछ भी एंगल बना रहे, थीटा एंगल बना रहे मान लीजिए, ठीक है, और एक दूसरे के साथ थीटा एंगल बना रहे, कौन कौन थीटा एंगल बना रहे, v और b, यानी वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल और ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये एक दूसरे के साथ कुछ भी एंगल अगर बना रहे हैं, ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज के हिसाब से जो आपका डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फोर्स का, ठीक है, इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर्स वेक्टर v एंड वेक्टर b। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये v यानी वेलोसिटी और आपका वेक्टर b यानी मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी किसका है, चार्ज पार्टिकल का, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये क्या करेंगे, मेक सर्टेन एंगल विथ ईच अदर, अगर ये एक दूसरे के साथ क्या बना रहे, एक एंगल बना रहे, सर्टेन एंगल विथ ईच अदर, देन according to properties of cross product, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताई हुई है, किसमें बताई हुई है क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, मैंने बताई है आपको 11th में मैथमेटिकल मेथड में मैंने आपको वो प्रॉपर्टीज बताई है। और वो प्रॉपर्टीज में क्या लिखा हुआ है, वो प्रॉपर्टी में ये लिखा हुआ है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के साथ सर्टेन एंगल बना रहे जो कि क्रॉस प्रोडक्ट में है, फॉर्मूला में वेक्टर v क्रॉस b यानी v वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इनसे बनने वाला जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है उसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ये फोर्स है Fm यानी मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन है ये
क्या रहेगा, इज ए वेक्टर रहेगा। ये एक वेक्टर रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन ये एक वेक्टर रहेगा परपेंडिकुलर टू ए प्लेन। मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन है वो एक वेक्टर से शो होगा और ये वेक्टर क्या रहेगा, ऐसे प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगा जिसमें क्या है कंटेनिंग वेक्टर वेलोसिटी v एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर b। ठीक है, तो ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो है, अगर ये एक दूसरे के साथ एंगल बना रहे हैं, ये v और b मैग्नेटिक फोर्स के इसमें है फॉर्मूला में, तो अगर v और b एक दूसरे के साथ एंगल बना रहे हैं तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन है ये एक वेक्टर से शो होगा, जो वेक्टर ऐसे प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगा जिस प्लेन में ये दोनों भी आ रहे हैं। तो ये मैं आपको डायग्रामेटिकली भी बता देता हूं। ठीक है, मान लीजिए कि वेक्टर v और ये वेक्टर b ये एक दूसरे के साथ क्या बना रहे, थीटा एंगल बना रहे। ये मान लीजिए इस सरफेस में है, ये इसका प्लेन है, हाँ, इस प्लेन में ये दोनों भी है, वेलोसिटी वेक्टर भी है और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर भी है। तो जो आपका क्या रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स रहेगा, उसका जो डायरेक्शन होगा, ये अगर प्लेन है तो मैग्नेटिक फोर्स इसको क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा बाहर की तरफ। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है ये आपका प्लेन है, जिस प्लेन में आपको वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहे, तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसा होगा, लाइक दिस। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर होगा, ये दिया हुआ है मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक ऐसा वेक्टर होगा जो इस प्लेन को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये है आपकी कुछ स्पेसिफाइड केसेस जो मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर अभी हमें देखना है रिलेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स का रिलेशन देखना है इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन अभी हमको देखना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैग्नेटिक फोर्स का रिलेशन यहीं पे दिया हुआ है। ठीक है, दैट इज Q V क्रॉस B। ठीक है, ऐसा ये आपका रिलेशन है। अब यहाँ पर आप क्या करिए, इसके साथ लिखिए यूनिट वेक्टर n। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो V क्रॉस B है, अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो क्या आता है बताइए, Q। ठीक है, ये V क्रॉस B यानी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर यानी V इंटू B। ठीक है, एंड स्मॉलर साइन एंगल बिटवीन देम, यानी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है दो वेक्टर का, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड साइन एंगल बिटवीन देम। तो हमारा रिलेशन होगा QVB साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर n। तो आपका मैग्नेटिक फोर्स का रिलेशन क्या आया बताइए, FM इक्वल्स टू QVB साइन थीटा इनटू n। ठीक है, और इसमें से आप बताइए थीटा क्या है बताइए, यहाँ पर थीटा V और B के बीच का क्या है, एंगल है। तो आप क्या लिखेंगे, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल है, वेक्टर V और वेक्टर B के बीच का ये एंगल। ठीक है, और उसके बाद में आपका यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये n के ऊपर छोटा सा साइन दिख रहा है, ये आपका यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है, इज ए यूनिट वेक्टर इन
द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में ये आपका क्या रहेगा, फोर्स रहेगा। ठीक है, जो यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स रहेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में यहाँ पर हमको SI यूनिट निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का। SI यूनिट जो है ये यहाँ पर अभी हमको निकालना। ठीक है, तो SI यूनिट अगर आपको यहाँ पर निकालना है तो हम क्या लिखेंगे बताइए। यहाँ पर देखिए हम ये लिखेंगे कि मान लीजिए किसी चार्ज पार्टिकल पे 1 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है। किसी चार्ज पार्टिकल पे 1 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है और वो जो चार्ज पार्टिकल है उस पे चार्ज 1 कूलम है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल पे चार्ज कितना है, 1 कूलम है, मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चार्ज क्या हो रहा है, मूव हो रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, और वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, वो जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या है, परपेंडिकुलर है। तब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ध्यान में रखना है आपने, वो मैग्नेटिक फील्ड होगा 1 टेस्ला। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपने। क्या दिया है आपको यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि इफ द फोर्स F, ठीक है, ये फोर्स है आपका F ऑफ 1 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन, ये किसके ऊपर एक्ट हो रहा है, ये फोर्स ये एक्ट हो रहा है चार्ज के ऊपर जो कितना है, वो वैल्यू में 1 कूलम। ठीक है, और ये मूव हो रहा है, ये चार्ज मूविंग विथ ए स्पीड 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये चार्ज क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, मूविंग विथ स्पीड 1 मीटर पर सेकंड, और ये जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर है, किसको परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड को। देन आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा, देन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 1 टेस्ला, यानी आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 1 टेस्ला होगा। अगर किसी चार्ज पे फोर्स एक्ट हो रहा है 1 न्यूटन, चार्ज 1 कूलम का है, वो कितने स्पीड से मूव हो रहा है, 1 मीटर पर सेकंड से चार्ज मूव हो रहा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है। ठीक है, तब आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 1 टेस्ला। ठीक है, तो देयरफॉर आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 1 टेस्ला इक्वल्स टू, यहाँ पर रिलेशन आएगा 1 न्यूटन सेकंड। ठीक है, और यहाँ पे आएगा कूलम मीटर। C यानी सेंटीमीटर नहीं है, कूलम मीटर है, ध्यान में रखिए, C कैपिटल है यानी ये कूलम मीटर हुआ। और यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस आपको ये पता है कि F इक्वल्स टू क्या होता है, QVB, चार्ज वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर आप बताइए कि B इक्वल्स टू क्या होगा, F अपॉन यहाँ पर QV। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर रिलेशन बना। ठीक है, और यहाँ लास्ट में आपने ऐसा लिखना है, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इसका एक और यूनिट है, अनदर यूनिट इज गॉस। ठीक है, इसका एक और यूनिट है गॉस, और 1 टेस्ला इक्वल्स टू क्या होता है, 10 to the power 5 गॉस। ठीक है, ये रिलेशन आपको कन्वर्जन के रूप में ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लॉरेंट्ज फोर्स वाला टॉपिक खत्म हो गया।